हम्म। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। हम लाइव हैं इस वक्त। या आज का टॉपिक जो है वो यूनी असिस्ट से रिलेटेड है। हम यूनी असिस्ट से रिलेटेड बात करेंगे हम्म, कि यूनी असिस्ट क्या है, किस तरह से यूनी असिस्ट को हमने यूज़ करके अप्लाई करना है जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो एक बार आप भी लाइव देख लें, ग्रुप में नहीं नहीं, देख मैं लें। बिल्कुल लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा हम्म, है। बस एक दफ़ा बिल्कुल। ये है कि सबसे पूछ लें, जो जो ऑडियंस है, कि आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही हमारी उन तक। चलिए फिर मेरे ख्याल से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस वगैरह यूनिसिस से रिलेटेड हम करते हैं पहले, उसके हम्म, बाद फिर या क्वेश्चंस वगैरह ले लें। चलें फिर। जैसा कि सभी को पता है कि आज का टॉपिक यूनिसिस्ट के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की पता है 21 मई को ऑलमोस्ट जो है बहुत से स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी हुई हैं। और मेरे बहुत से ये जो सर्कल के अंदर लोग हैं, जो सर्कल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे। वो कह रहे थे जी कि यूनियर असिस्ट का प्रोसेस जो है ना, ये एक दफ़ा आप उसको बनाया भी, हमारे पास टाइम है, हम एडमिशन अप्लाई हम्म, करना चाह रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही हम्म, कुछ। हम्म, तो क्योंकि आपको पता है कि दो ही तरीके से अप्लाई किया जाता है, या तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर, या हम्म, यूनियर असिस्ट से, या दोनों से। तो पोर्टल जो यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, वो तो हम सब यूनिवर्सिटीज को के पोर्टल को कवर करने से रहे, लेकिन हम यूनिवर्सिटी को हम्म, कवर कर सकते हैं। हम्म, हमने कहा क्यों ना कि यूनिवर्सिटी का टॉपिक जो है इस दफा चूज किया जाए। तो बिल्कुल। सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि यूनिवर्सिस्ट लाइक जो है, इसमें हमने रजिस्टर वगैरह कैसे करना है, हम इसमें यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और इनकी फीस क्या है। लाइक सपोज अगर मैंने पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो, और अगर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा हूँ तो हम्म, इनकी फीसिस क्या है, और ये कितने टाइम के अंदर आपकी एवेल्युएशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो करते हैं। हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी में क्वेश्चंस होते हैं यूनिसिस्ट से रिलेटेड कि यूनिसिस्ट को किस तरह से यूज़ करके हमने अप्लाई करना है जर्मनी में। पहले तो हम ये थोड़ा सा इस पे समझ लेते हैं कि यूनिसिस्ट बेसिकली है क्या। हम्म, यूनी असिस्ट की ज़रूरत कहाँ पर पेश आती है और किस तरह से इसको यूज़ करना है, फिर हम उस तरफ आते हैं। हम्म, सबसे पहले ये कि जर्मनी में जब भी आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि एहतशाम भाई ने ऑलरेडी आपको बताया कि दो तरीके हैं आपके पास जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के। या तो जो भी यूनिवर्सिटी है उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, उनका एक अपना पोर्टल होगा, उस पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही। तो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। दूसरा जो तरीका ये है कि आप यूनी असिस्ट के ज़रिए जाकर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनी असिस्ट क्या है? यूनी असिस्ट बेसिकली थर्ड पार्टी एक वेबसाइट कह दें, थर्ड पार्टी कोई कंपनी कह लें, कि जो ब्रिज क्लोज करती है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ बाकी दुनिया के सारे स्टूडेंट्स हैं। दुनिया में हर मुल्क में एक अलग निज़ाम चल रहा है स्टडी का, क्या इक्विवेलेंसी बनती है, जिस बंदे ने अपने मुल्क में कुछ पढ़ा हुआ है जर्मन में उसकी क्या इक्विवेलेंसी है, तो ये सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है कि वो ये चेक रख सके कि दुनिया भर से जिसने जो पढ़ा हुआ है क्या वो इक्विवेलेंट है हमारी जर्मनी में या नहीं, तो उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती। हम्म, तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फिर यूनी असिस्ट की हेल्प लेती हैं। यूनी असिस्ट को कहती हैं कि भाई हमारे कोर्स में जो भी बच्चा अप्लाई करेगा बेसिकली वो आपके थ्रू अप्लाई करे। आप पहले उसकी स्क्रूटनी कर लें, उसके सारे चेक्स कर लें बैकग्राउंड की, क्या इसने जो पढ़ा हुआ है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, क्या ये जर्मनी में पढ़ने की अहलियत रखता है या नहीं रखता। सारे आप पहले चेक्स आप पूरे कर लें यूनी असिस्ट वाले, और फिर उसकी एक रिपोर्ट बना करके यूनिवर्सिटी को भेज दें।
तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का काम आसान हो जाता है। यूनिवर्सिटी के पास फॉर एग्जांपल 400-500 रिपोर्ट्स चली गई कि भाई ये बंदे हैं, ये आप पे जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी पूरा उतर रहे हैं। जर्मनी में जो मास्टर्स या बैचलर्स करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो भी है इनके पास, तो वो एक सिंपल एक पेज एक रिपोर्ट बन जाती है, वो यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है। अब यूनिवर्सिटी के लिए फैसला करना आसान हो जाता है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर तो जिसको वो एडमिशन देना चाहें उसको चूज़ करके यूनिवर्सिटी फिर आपको ईमेल कर देती है। ये सिंपल काम है यूनिसिस्ट का, बीच में हेल्प करना यूनिवर्सिटीज़ को और स्टूडेंट्स को कि उनको एडमिशन मिल जाए। अच्छा, अब यूनिसिस्ट का काम कहाँ पर आता है आपके पूरे एजुकेशन, जब आप जर्मनी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपका पूरा प्रोसेस जो है ये अप्लाई करने का, इसमें अब यूनिसिस्ट की ज़रूरत कहाँ पे पेश आती है। लेकिन सबसे पहले तो आपने पहला काम जो होता है, पहला काम यूनिसिस नहीं है, पहला काम ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करना आपका पहला काम है। यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली, उनके कोर्सेज़ वगैरह जब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल आपने 15 कोर्सेज़ या यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने ये 15 की 15 का देखना है कि ये अपनी एप्लीकेशन किस तरह से हैंडल कर रही हैं। क्या ये यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशंस हैंडल कर रही हैं या यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पर इनकी एप्लीकेशंस जाएंगी। तो जो जो तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे एप्लीकेशन जाएंगी वो तो आपने वहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देना है। अब जो जो यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं या जो जो कोर्सेज कह रहे हैं कि आपने यूनी असिस्ट के थ्रू आना है, तो अब यहाँ पर आपको यूनी असिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसका जो है सिंपल तरीका ये है, आपने सबसे पहले यूनी असिस्ट पर अपना एक पोर्टल बना लेना है। ये इसी तरह है जिस तरह आप किसी भी और वेबसाइट पे साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह अपना रखेंगे तो आपका यूनी असिस्ट का एक अकाउंट बन जाएगा। अब उस अकाउंट में जा कर के एक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन होता है यूनी असिस्ट में। उस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं जो जो आपके जर्मनी में एडमिशन के लिए आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा जो हैं आपके आइल्स की रिपोर्ट हो गई, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, लेटर ऑफ मोटिवेशंस, जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड कर देनी है। अच्छा, अब जो यूनिवर्सिटी आपने शॉर्ट लिस्ट की होगी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी भी कोर्स का हवाला ले लेते हैं कि आईटी कर रहे हैं आप, लेट्स सपोज टीयू बर्लिन में। ठीक है। अब वो क्या करना है, वही कोर्स आपने यूनी असिस्ट में भी सर्च आ रही होती है कोर्सेज को ढूंढने के लिए, आपने वही कोर्स सर्च करना है यूनी असिस्ट के अंदर। आपको शो हो जाएगा वो कोर्स। अगर तो जिस 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 कोर्स का एडमिशन ओपन होता है वो कोर्स खुला हुआ होता है। वहाँ पे अपने ख्याल ये चीज़ रखनी है कि अगर एक यूनिवर्सिटी साल में 2 सेमेस्टर्स में अपने एडमिशन्स ओपन कर रही है तो उसमें जो आपने अप्लाई करना है, आपने सही सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है ये समर सेमेस्टर के लिए है, ये विंटर सेमेस्टर के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है समर सेमेस्टर के जब बंद हो जाते हैं फिर विंटर सेमेस्टर के ओपन होते हैं, लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि दोनों के एट अ टाइम भी ओपन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आपको शो हो रहे हैं, समर भी शो हो रहा है उस वक्त, विंटर भी शो हो रहा है उस वक्त। तो फिर आपने सही वाले में अप्लाई करना है। बस आपने ये देखना है कि वही कोर्स वही यूनिवर्सिटी हो, जिस सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं वही सेमेस्टर उस पर लिखा हुआ हो। बस फिर आपने वहाँ से वो चूज़ कर लेना है यूनिवर्सिटी। फिर आप आगे जाएंगे, वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे आपसे, वो एक एक करके स्टेप आप पूरा करते जाएंगे और आखिर में आ जाएंगे आप अपने पेमेंट की तरफ। अब पेमेंट जो है, जब पहली यूनिवर्सिटी में, जैसे एहतशाम भाई ने पूछा कि पेमेंट का क्या सूरत हाल है, जब पहली बार किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करते हैं तो आपको 75 यूरोज देने पड़ते हैं यूनिवर्सिस्ट को पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं उस सेमेस्टर के अंदर, तो हर यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हुए आपके सिर्फ 35 यूरोज जाते हैं। तो ये फ़ायदा है पहली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं उनको आपकी रिपोर्ट एक दफ़ा बनानी होती है, आपके सारे बैकग्राउंड चेक करने होते हैं, इक्वलेंसी वगैरह आपकी बनानी होती है, तो उनकी थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो वो एक दफ़ा ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। उसके बाद क्योंकि उन्होंने आपकी एक रिपोर्ट बनाई होती है, बस फिर हर बार उन्होंने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और आपकी जो एजुकेशन है उसको मैच करना है और उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर देनी है। तो ये सिंपल सा यूनी असिस्ट का सीन है। अच्छा, अब होता ही है यूनी असिस्ट पे जब आपने अप्लाई कर दिया, यूनी असिस्ट में दो तरह की एप्लीकेशंस जाती हैं। एक होती है ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, उस पर लिखा होता है। इसका मतलब है कि ऑन जो यूनिवर्सिटी जिस कोर्स के लिए ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन है ना वहाँ पर, इसका मतलब है आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, बस दैट्स इट। यूनिवर्सिस्ट को आपने कोई डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट नहीं भेजना। लेकिन जो कोई कोर्स ऑनलाइन ओनली नहीं है, यूनिसिस्ट भी आपको बता देगा,
लेकिन आपने खुद भी जहन में रखना है कि आपने वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो नोटराइज्ड कॉपीज़ हैं वो आपने एक लिफाफे में बंद करके बाय पोस्ट यूनी असिस्ट के ऑफिस भेजनी है जर्मनी में। तो आपके पास पाकिस्तान में कोई भी है, लेपर्ड कुरियर है, DHL है, जो भी है, तो आप वहाँ से वो बाय पोस्ट आप भेज देंगे यूनी असिस्ट को एक एक कॉपी नोटराइज हुई हुई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। फिर होता है इस तरह है कि आपने अप्लाई कर दिया, अब यूनी असिस्ट वाले इवेल्यूएट करेंगे आपकी प्रोफाइल को, आप देखेंगे इक्विवेलेंसी वगैरह चेक करेंगे। जब वो सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वो आपको एक इवेल्यूएशन रिपोर्ट बना करके आपको भी भेज देंगे कि ये जो आपने अप्लाई किया था इसकी इवेल्यूएशन रिपोर्ट ये है, आपकी जर्मन CGPA ये बन रही है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर तो आप एलिजिबल होते हो उस कोर्स के लिए तो ओके लिखा हुआ आ जाता है आपकी एप्लीकेशन पे, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो जाती है। फिर आपको है कि कुछ अरसा वेट करना होता है, महीना 1.5 महीना लगता है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आती है कि आपको एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। यूनी असिस्ट आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है। यूनी असिस्ट का काम सिर्फ ये है कि आपकी इक्विवेलेंसी बना के आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना करके यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देना। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का जो जहाँ तक ताल्लुक है वो यूनिवर्सिटी करेगी आपको एक्सेप्ट, या यूनिवर्सिटी ही आपको रिजेक्ट करेगी, दैट्स इट। मेरा यही क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन उसका आंसर आपने पहले कर दिया कि क्या लाइक हर यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजना ज़रूरी है, लाइक जो होता है बाय पोस्ट। लेकिन इससे रिलेटेड स्टिल एक क्वेश्चन है मेरा। बात आती है जब हम नोटराइजेशन के ऊपर, ठीक है, हम्म। तो मैंने जो किया था, हमारे जो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था, वो तो ये बताया था कि जो 5 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ उनको नोटराइज करवाना है, बाकी लाइक रिकमेंडेशन लेटर है या लेटर ऑफ मोटिवेशन है या इस तरह की कोई भी चीज़ें, लाइक जो पासपोर्ट की कॉपी आपकी होती है, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने नोटराइज नहीं करवानी। जो आपके 5 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक मैट्रिक की डिग्री, लाइक नो इसमें मार्कशीट की बात नहीं मैं कर रहा, डिग्री कर रहा हूँ जिसके ऊपर आपके मार्क्स भी आ रहे होते हैं। मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, उसके बाद डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, लाइक जो बैचलर की है, और आइट्स। हम्म। ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एजुकेशन के लिए नोटराइज कराने, तो क्या सही बात है? अच्छा देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट का सिंपल आसान जवाब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी ने आपको दिए ना, जो आपने खुद नहीं बनाया हुआ, किसी अथॉरिटी ने आपको दिया है, उस कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या अथॉरिटी है जिसकी तरफ से आपको मिला है, जैसे HEC हो गई, IBCC हो गया, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आइल्स जो होता है वो आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मिलता है, वो भी एक अथॉरिटी है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स किसी अथॉरिटी की तरफ से मिले हुए हैं वो डॉक्यूमेंट आपने नोटराइज करवाने हैं। ठीक है, नोटराइजेशन का मतलब भी समझ लेते हैं। नोटराइजेशन का मतलब ये है कि क्योंकि आप यूनी असिस्ट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं भेजेंगे, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। तो बीच में एक आध केस ये भी पता चला था कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज भेज के बैठ गए हैं। भाई आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर यूनी असिस्ट के पास चले जाएंगे, वो आपको वापस करें नहीं करें, वो आपके तो डॉक्यूमेंट गए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी अथॉरिटी की तरफ से मिले हुए हैं, नोटराइजेशन का मतलब ये होता है, ये मैं बताना चाह रहा था कि कोई एक बंदा, पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ ही अब इस तरह से चल रही है, लेकिन ओरिजिनल नोटराइजेशन ये होती है कि एक सर्टिफाइड बंदा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखता है और आपकी फ़ोटो कॉपीज़ देखता है, और वो मैच करता है कि आपने कहीं कोई रद्दो बदल तो नहीं कर दिया फ़ोटो कॉपी में। अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी बिल्कुल मैच कर रही है तो फिर वो फोटो कॉपी पे स्टैंप लगा देता है अपनी, और साइन वाइन कर देता है कि हाँ भाई मैंने चेक कर ली है इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, और इसकी फोटो कॉपी भी मैंने चेक कर ली है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये एक प्रूफ चला जाता है उनके पास भी कि इवन दो कि आप फोटो कॉपी भेज रहे हो तो उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ हुआ, ये सेम है। तो ये मकसद है नोटराइजेशन का। अब फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ मोटिवेशन जब आपने ही लिखा है तो आप क्या प्रूफ करवाओगे, उसका तो कुछ प्रूफ करवाने का है ही नहीं कि इसमें कुछ चेंज है कि नहीं चेंज है, क्योंकि वो तो आपने ही लिखा हुआ है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी इसी तरह, अपनी सीवी को भी नोटराइज कराने की क्या ज़रूरत है, नोटराइजेशन का तो मकसद ही उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ जी, बाकी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आइल्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो किसी अथॉरिटी ने आपको दी हैं वो आप नोटराइजेशन करवाएंगे उसकी। अगर इससे रिलेटेड मेरे ज़हन में कोई और क्वेश्चन आ नहीं रहा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है नहीं, एक क्लोज जो सा जो टॉपिक है। बिल्कुल, जो जो सवाल मेरे माइंड में रिसेंटली जो जो मुझसे पूछे गए हैं, जो जो मैंने इनकाउंटर किए हैं मेरे माइंड में जो आते हैं, मैं वो शेयर करता रहता हूँ। एक तो ये कि किसी ने किसी को बताया था कि उसने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया,
ठीक है, एक बंदे ने। तो चारों ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन थी, ठीक है। हम्म, तो अब लेकिन फिर भी उनको कोई कंसल्टेंट भाई कह रहे थे कि यार नहीं, इवन के ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन आपने फिर भी यूनिवर्सिस्ट को भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि हसी भाई मेरे तो चारों ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशंस हैं, क्या मैं यूनिवर्सिस्ट को बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजूंगा या नहीं भेजूंगा? तो मैंने बोला भाई ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन जब लिखा हुआ है तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट क्यों भेजना है यूनिवर्सिस्ट को? यूनिसिस को डॉक्यूमेंट आपने तभी भेजने हैं जब आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जो कि ऑनलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 5 यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन थी और एक यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो क्योंकि अब एक यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अब भेजने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपने एक सेट भेजना है। अच्छा, इसी तरह ये एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया अलग अलग, कोई भी ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन नहीं है, कि क्या मैं अब 4 दफ़ा भेजूंगा यूनिवर्सिटीज को डॉक्यूमेंट्स? तो डॉक्यूमेंट आपने एक ही दफ़ा भेजने हैं, वो सेट जो है वो आपने एक ही दफ़ा यूनिसिस्ट को भेजना है। उसके अंदर मेरे ख्याल से 2 सेट हों या जो भी हों, दो दो बार आप नोटराइजेशन वाले भेज दें फोटोकॉपीज, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक ही दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट भेजना है। ये नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में इस हफ्ते अप्लाई किया तो फिर आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं यूनिसिस्ट को, एक यूनिवर्सिटी में अगले हफ्ते अप्लाई किया फिर यूनिसिस्ट को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। यूनिसिस्ट को एक ही दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। हम्म, तो एक चीज़ ये है। बाकी यूनी असिस्ट जो है बहुत ही इजी टू यूज़ वेबसाइट है। उसमें हम्म, इतने कोई ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन किस तरह से अकाउंट बनाना है स्टेप बाय स्टेप अगर हर चीज़ देखनी है तो उसमें यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल। मैंने भी बनाई हुई है और लोगों ने भी बनाई हुई है। अब यूनी असिस्ट की मैंने तो पूरा उसका एक किस्म का ट्यूटोरियल ही बनाया हुआ है। तो आप वो जाके वीडियो देखें, उससे आप पे काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन आया हुआ है रिलेटेड टू यूनिसिस्ट, तो हम्म। क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हरीम इमरान। इनका क्वेश्चन है जी कि यूनिसिस्ट जस्ट चेंज्ड टाइम टू 5 weeks। आई वांट विजिट बिफोर 31st फॉर टीयू म्यूनिख। व्हेन आई अप्लाइड इट वाज 3 to 4 weeks, नाउ इट्स 5 weeks। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से अम्म, नॉर्मल टाइम जो है इनका वो 4 to 6 weeks है। इसके अच्छा, इनका बीच। इनका क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम बढ़ा दिया है अब। कह रहे हैं जब मैंने अप्लाई किया था तब टाइम कम, वो कह रहे थे कि इतना टाइम पहले आप अप्लाई करें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी माइंड में आ गया कि यूनी असिस्ट नॉर्मली कहती है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है ना, फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जून के एंड में ख़त्म हो रही है तो आप कम से कम 6 से 8 वीक पहले अप्लाई करें। पर 4 से 6 वीक्स थे, फिर कुछ उन्होंने बढ़ा दिया, तो इस तरह वो कहते हैं कि कम से कम महीना 1.5 महीने पहले अप्लाई करें। अच्छा, आइडियली अगर आप पहले सब कुछ अपना करके रखें अपना होमवर्क अच्छे से, तो ये पॉसिबल होता है कि आप आराम से 1-1.5 महीना डेडलाइन ख़त्म होने से पहले अप्लाई कर दें। यूनिवर्सिटी भी ये रिकमेंड करता है। वो ये है कि क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, अब यूनिवर्सिस्ट को आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिस्ट के पास है ही नहीं, आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिस्ट को टाइम लग सकता है थोड़ा सा अपने इक्विवेलेंसी बनाने में और चीज़ें चेक करने में। तो बेहतर यही है कि आप 4 वीक पहले अप्लाई कर दें। अच्छा, लेकिन ये उनका रिकमेंडेड टाइम है, ठीक है। अब ये केस टू केस वेरी भी करता है। कुछ लोग हैं उन्होंने 2 हफ्ते पहले भी अप्लाई किया, उनको भी एडमिशन लेटर आ गया। इवन कि मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं कि लास्ट डे ऑफ डेडलाइन पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे थे वो यूनिवर्सिस्ट में, कभी अप्लाई नहीं किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस की डेडलाइन थी कोई मेरे ख्याल से 15 दिसंबर थी, और उन्होंने 14 दिसंबर की रात में बैठ के अप्लाई किया यूनिवर्सिस्ट के थ्रू, जबकि डेडलाइन यूनिवर्सिटी की ख़त्म हो रही थी, तो उनको भी एडमिशन लेटर आ गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत होता है कि अब मेरे पास एक हफ्ता रह गया है, यूनिवर्सिटी तो बोलता है कि भाई 3-4 हफ्ते पहले अप्लाई कर दो, अब मेरे पास एक हफ्ता रह गया है, क्या मैं अब अप्लाई करूं या नहीं करूं, क्या मुझे यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा या नहीं कंसीडर करेगा? देखिए, बेहतर तो ये आप 2 हफ्ते पहले तो अप्लाई कर दें। इट्स मोर देन इनफ कि अगर डेडलाइन में 2 हफ्ते हैं, 15 दिन हैं और आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी में, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन अगर एक हफ्ता रह गया है, ठीक है, या 3-4 दिन रह गए हैं, तो मैं बोलूँगा देखें, अब अगर आप चांस लेना चाह रहे हैं तो आप ले लें चांस, लोगों के एडमिशन मिले हैं ऑलरेडी पहले भी। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप 4 हफ्ते पहले अप्लाई कर दो ना, तो फिर यूनिवर्सिटी के पास कोई जवाब नहीं बचता कि वो आपको बोल दे कि आपने लेट अप्लाई किया था या हम आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं कर सके। तो यूनिवर्सिटी जवाबदेह नहीं है। अ, उस सूरत में यूनिवर्सिटी जवाबदेह है क्योंकि आपने हम्म, यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेड टाइम के मुताबिक ही अप्लाई किया। अब अगर एक हफ्ते पहले अप्लाई करते हैं ना, तो अब ये यूनिवर्सिटी पर है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को
फॉरवर्ड तो करे ही करेगा यूनिवर्सिटी को, लेकिन अगर वो नहीं करता ड्यू टू एनी रीज़न, आप यूनिवर्सिटी को कह नहीं सकते भाई आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं आगे फॉरवर्ड किए यूनिवर्सिटी को। तो वो ये होता है, वो थोड़ा सा आपकी साइड पे फिर आ जाती है चीज़ कि अगर नहीं हुआ तो आप कुछ कह नहीं सकोगे किसी को, लेकिन नॉर्मली हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि कोशिश पहले यही होनी चाहिए कि आप 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं और अब 1 हफ्ता रह गया या 4-5 दिन भी रह गए हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली यूनि असिस्ट कंसिडर कर लेती है एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सुबी खान। ओके, शाम भाई एंड हसीब भाई, मैंने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया बट स्टिल आपको पता है कभी वेट करना पड़ता है, सो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी इन केस अगर आपकी अपॉइंटमेंट लाइक इन केस अगर आपका एडमिशन आ जाता है और अपॉइंटमेंट ना आए तो इस केस में क्या किया जाना चाहिए? नहीं देखिए, सुबी ये सर। केस तो बहुत स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। इवन के एक खातून है पाकिस्तान से, उनका हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है पिछले सेमेस्टर का, तो समर सेमेस्टर का। तो उसमें भी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई। ठीक है, तो वो नहीं आ सकी जर्मनी, और इवन कि अब विंटर में भी वो थोड़ा सा लेट हो गई अपॉइंटमेंट लेने में। तो प्रॉबेबली शायद इस सेमेस्टर उनकी फिर ना आए, तो उनको 1 साल हो जाएगा कि उनके पास एडमिशन लेटर्स हैं, वो जर्मनी नहीं आ पा रही। तो ये तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल अनफॉर्चुनेट है, लेकिन नॉर्मल केसेस हैं। ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ के एडमिशन लेटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। तो इसमें यही हो सकता है 2-3 चीज़ें, या तो आप एडमिशन अपना डेफर करवाएं अगले सेमेस्टर के लिए, अगर यूनिवर्सिटी आपकी डेफर करवा रही है, कर मतलब अवेलेबल है यूनिवर्सिटी, अगर कर देती है डेफर तो अच्छी बात है। अगर यूनिवर्सिटी डेफर नहीं कर रही तो एक तरीका ये भी हो जाता है कि आप इनरोलमेंट करवा लें यूनिवर्सिटी में और कोई कोर्स ना करें उस सेमेस्टर। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इनरोलमेंट करवा के कोई कोर्स ना करें यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप उससे अगले सेमेस्टर कर सकते हैं जब आप जर्मनी आ गए। तो एक दो चीज़ें हो सकती हैं। वरना फिर क्योंकि अपॉइंटमेंट अगर आपको एक सेमेस्टर नहीं मिल रही है इस्लामाबाद एम्बेसी से, तो फिर अब अपने अगले सेमेस्टर ही अप्लाई कर सकते हैं आप अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आप लेट हो गए हैं अपॉइंटमेंट का नंबर आपका पीछे का आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये तो अनफॉर्चुनेटली हैं जर्मनी में, स्टडी के लिए आपको फेस करना पड़ता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दर्शन कुमार रिगार्डिंग मेरे ख्याल से, माय एज इज 36, आई विल कम ऑन स्टडी वीजा, व्हाट अबाउट माय हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस की सिचुएशन कुछ यूँ है कि 30 या 30 अबव से जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही ले सकते हैं। और अगर आप कोरेकल के थ्रू आ रहे हैं तो कोरेकल के थ्रू आप लॉन्ग अकाउंट लेंगे। और अगर आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आप कोरेकल सपोर्ट पे आप support@korakal.de इस पे ईमेल करें और उनसे आप रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं कि मेरी एज ये है, लाइक आई एम 30+ और मुझे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेस जो है वो कुछ रिकमेंड करें। तो वो आपको कुछ 2-3-4 जितनी भी कंपनीज वो आपको रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आप अपनी खुद सर्च आउट करें कोरेकल सपोर्ट पाकिस्तान ऑफिशियल, ये जिस ग्रुप में आप अभी हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपना फीडबैक जो है वो पोस्ट किया हुआ है। आप उधर से देख सकते हैं, उनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी वाले ग्रुप में आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेट उसके अंदर देख सकते हैं। तो अपनी रिसर्च करने के बाद फिर जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप चूज कर लें, तो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगी। बिल्कुल जनाब। ओके जी, महर सॉरी, क्वेश्चन आ रहा है कि नेक्स्ट फसी डोगर, यो हसी भाई, अगर आप अगर 2 इयर्स बीकॉम स्टडी किया हो और फिर 2 इयर्स बीबीए कोर्स स्टडी किया है, 5 सेमेस्टर to 8 सेमेस्टर, लाइक 2+2 मास्टर्स एडमिशन के लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? ये देखें 2+2 के मतलब बिल्कुल आप एलिजिबल हो मास्टर्स के लिए, आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए जर्मनी में पढ़ने के लिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए आपकी, ये जितनी भी आपने जो भी डिग्रीज आपकी जिस जिस यूनिवर्सिटी से ली हैं आपने, एक तो वो HEC से आपके प्रोग्राम्स वेरीफाई होने चाहिए, और आपने HEC से उनको अटेस्ट करवाना है, बस दैट्स इट, कोई इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं।
like no need to get any kind of equivalency certificate के 16 years of education है, क्योंकि वो देखिए दोनों ही प्रूव कर रहा है, वो दोनों हम्म, डॉक्यूमेंट इस चीज को कर। एग्जैक्टली। Okay, Darshan Kumar का again question है, Unisys is considering my BBA 4 years to 3 years and not considering my MBA of 2 years due to which universities are offering me course for 4 semester not 3 ये semester। ये कमेंट्स कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मेरे पास क्यों नहीं आ रहे ये कमेंट्स सारे? ये हमारी लाइव के नीचे ही हैं। या लाइक के नीचे है। ओके, मैं मोबाइल से देख लेता हूँ। खैर इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई कि वो कह रहे हैं कि यूनिसिस इज कंसीडरिंग माय बीबीए 4 इयर्स टू 3 इयर्स, इतनी मुझे समझ आई है कि वो 4 इयर्स को 3 इयर्स कंसीडर कर रहे हैं, नॉट कंसीडरिंग माय एमबीए ऑफ 2 इयर्स, और उनका एमबीए को कंसीडर नहीं किया जा रहा, ड्यू टू व्हिच टू यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग मी कोर्स फॉर 4th सेमेस्टर नॉट 3 सेमेस्टर्स। नहीं, ये क्वेश्चन की मुझे खुद भी समझ में नहीं आई। सर तो अगर तो आप दर्शन उर्दू भाई, बोलते हैं तो आप उर्दू में ही लिख लें। ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, इसकी कोई हम्म प्रॉपर हम्म समझ नहीं आ रही। या आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप 4 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी लाइक 2 इयर्स प्रोग्राम लेना हम्म चाह रहे हैं, 1.5 ईयर लेना चाह रहे हैं, समझ क्वेश्चन क्लियर नहीं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दें। है। ओके जी, शहरियार मुगल नेक्स्ट, हेलो माय यूनिवर्सिटी इज डिमांडिंग हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल फॉर एनरोलमेंट, आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव टू सबमिट हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल और कोरेकल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर विल इट सेल्फ सेंड द इंश्योरेंस डिटेल टू माय यूनिवर्सिटी। It's mean it's I just have to pay the enrollment fee and the health insurance details will be sent to university and my enrollment. अच्छा, आपने बात ठीक की है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया। अब आई डोंट नो कि आपने एक ब्लॉक अकाउंट ओपन किया हुआ है, लाइक जो प्राइम पैकेज है वो ओपन किया हुआ है, अगर तो वो आपने प्राइम पैकेज के लिए साइन अप किया है, तो जब भी आप प्राइम पैकेज के लिए साइन अप करते हैं तो आप किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को चूज करते हैं। अब उसमें से जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को आपने चूज किया हुआ है, जैसे ही आप साइन अप करेंगे हम्म तो आप कोरेकल के एंड से आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एप्लीकेशन सेंड हो चुकी है। अब हम्म आपका जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज, वो जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपने पोर्टल पे या जो भी साइन अप करते हुए अपलोड किया था, उस यूनिवर्सिटी को आपका M10 नोटिफिकेशन विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज पहुंच जाएगा। ये वर्किंग डेज का मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर वीकेंड्स और ये जो पब्लिक हॉलीडेज है वो इंक्लूडेड नहीं है, नॉर्मली 3 to 5 वर्किंग डेज में पहुंच जाता है। अच्छा, अब होता ये है कि समटाइम स्टूडेंट्स लाइक जो कि नॉर्मल केस हो चुका है मेरे लिए, कि जिस वक्त भी आप जैसे ही आपने साइन अप किया तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट आपके पोर्टल में आ जाते हैं, साथ हम्म लॉग्ड अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन जिसमें आपकी ट्रांसफर डिटेल्स होती हैं। अब जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाता है तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया, तो आपके पास जो टेम्परेरी हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ होता है, आप उसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस नंबर लेके वो पोर्टल पे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पुट करते हैं, जो के रिक्वायर्ड नंबर नहीं होते। सपोज आप हेल्थ इंश्योरेंस के 11 नंबर है जो इंश्योरेंस नंबर है, जबकि उधर जो कोरेकल का जो भी टीके का है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर 10 नंबर्स जो है वो लिखे होते हैं। हम्म तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है आपके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जर्मन एम्बेसी जो पाकिस्तान है उसके अंदर दिखाने के लिए। हम्म आपका जो M10 नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप साइन अप करते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को चला जाता है, वो हम्म ही चाहिए होता है, स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं करना होता, और जैसे ही उनको मिलता है वो, तो आपके पोर्टल के ऊपर आप अपनी फी जमा करें तो दैट्स इट, आपकी एनरोलमेंट हो जाती है। आपने कुछ भी नहीं करना सिवाय जो आपने कोरेकल प्राइम के लिए साइन अप किया था, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया करना। सो आई गेस काफी डिटेल्ड आंसर हो गया इसका। ओके, सो जी हमजा खान, डार्ट स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम कंप्लीट सेशन कर चुके हैं। एक तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे प्रीवियस सेशन जो भी है, आई गेस इससे प्रीवियस डार्ट स्कॉलरशिप के ऊपर था या जो भी था, सेशन जितने भी हैं वो पिन है, वो देखें। और डार्ट्स फिर भी हम इसका आंसर देते हैं आपको। डार्ट स्कॉलरशिप के लिए जर्मन लैंग्वेज लाजमी है या आर्ट्स ही हो सकता है?
अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में आ रहे हैं ना डार्ट स्कॉलरशिप के लिए। अगर तो आपका कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है तो फिर आपको आइल्स चाहिए, अगर आपका कोर्स जर्मन लैंग्वेज में है तो फिर जर्मन लैंग्वेज चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के लिए जर्मन लैंग्वेज का कुछ नहीं चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको, आप देखें अगर आपको क्वेश्चन जरा ऊपर आ रहे हैं, मुझे बहुत नीचे वाले क्वेश्चन लाइक अब मोस्ट रीसेंट नजर आ रहे हैं, तो ऊपर वाले ये ना मिस हो जाए, डार्ट के बाद वाला से मैं क्वेश्चन। देख लेता हूँ। मुझे मोबाइल में देखने पड़ेंगे, दरअसल लैपटॉप में तो मुझे शो ही काफ़ी कम हो रहे हैं। ओके, नवीद खान पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ओ सॉरी, ये लास्ट लास्ट टाइम का वो लाइव सेशन है, उसमें उन्होंने पूछा था कोई क्वेश्चन। खैर, अच्छा क्वेश्चन ये, अगर यूएसए से ब्लॉक अकाउंट में अमाउंट सबमिट करवाना हो तो कैसे कर सकते हैं? यूएसए से हम जो है कोरैकल जो है वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने इसके ऊपर हम्म, डिटेल एक रील भी डाली हुई है कि किन हम्म, कंट्रीज से आप कोरैकल के जो है कोरैकल पे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक पार्टनर बैंक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो अलाउ नहीं कर रहा, जिसके अंदर से यूएस एक मेजर कंट्री है। हम्म, अब इसी ग्रुप के अंदर रील्स पोस्ट हुई हुई हैं, पिन भी हुई हुई हैं कि किस किस कंट्री से आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो एक दफा देखें। लेकिन यूएसए से आप पैसे ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकते आप कोरैकल के उसमें अपने अकाउंट में। तो आप किसी भी और कंट्री से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक जो मेजर कंट्रीज हैं उनके अंदर एक यूएसए ही ऐसा कंट्री है जिधर से आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम्म, बाकी तीन चार कंट्री में बेलारूस है, सीरिया है, ईरान है और एक और कंट्री है क्यूबा। इन चार पांच और इंक्लूडिंग अमेरिका, इधर से आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी किसी भी कंट्री से आप कोरैकल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो यूएसए में, तो इट्स बेटर कि आप किसी भी लाइक पाकिस्तान में पैसे मंगवा के इधर भेज लें, या जर्मनी में अगर आपका कोई बंदा है तो उधर मंगवा के इधर कोरैकल के अकाउंट में भेज लें, या अपने ही किसी अकाउंट में मंगवा के भेज लें। तो हम्म, स्टूडेंट्स यही करते हैं नॉर्मली। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, ये भाई ने मेरे ख्याल से मुझे मेल भी की हुई है और मैं गेस मैसेंजर पे भी रीच आउट किया है। महर बिलाल लियाकत, हाउ टू वेरीफाई द मनी ट्रांसफर डिटेल सेंट बाय कोरैकल। और इसके बाद की जो लाइन है, आई मीन देयर मे बी अ फेक आईबैन सेंट बाय सम हैकर्स। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक तो आप इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे, आप दीजिएगा जवाब। लेकिन ये है कि अगर तो ईमेल आपको कोरेकल की तरफ से आ रही है या आपका पोर्टल जो है कोरेकल का है उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी अकाउंट डिटेल्स, तो इसका मतलब है वो कोरेकल से ही है। अहम, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ईमेल आती है कहीं से, वो बोलते हैं कि हम कोरेकल वाले हैं, ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे भेज दो। लेकिन इस तरह दुनिया का कोई काम भी नहीं चल पाएगा। आपको सिर्फ सोर्स वेरीफाई करनी होती है कि जो चीज़ आपको, जिस ईमेल से आपको ईमेल आ रही है, क्या वो कोरेकल की ईमेल है, या जो पोर्टल आप लॉगिन कर रहे हो क्या वो कोरेकल का पोर्टल है। बस ये चीज़ें अगर आपने वेरीफाई कर ली तो फिर उसके अंदर जो भी चीज़ है वो कोरेकल की तरफ से ही है। मेरे ख्याल से इसमें इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आपका पोर्टल जब बन गया है तो पोर्टल के अंदर ही डॉक्यूमेंट होता है आपका। हम्म, तो वही वो उसी की मेल आती है, फिर आप पोर्टल में हम्म। जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो अच्छा, आज तक इसी में कैसा हुआ नहीं है। आज तक ऐसा हुआ नहीं, नॉर्मली होता भी नहीं। अच्छा, इसी में क्वेश्चन है, रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई उसके अकाउंट में, ब्लॉक अकाउंट में उसके अब्बू ने पैसे भेजने हैं, तो ब्लॉक अकाउंट हम्म, उसको दो डिटेल्स भेजता है, दो अकाउंट डिटेल्स आती हैं। तो बेसिकली अगर उसके वालिद साहब पैसे भेजेंगे तो वो वालिद साहब वाली अकाउंट डिटेल यूज़ करेगा, राइट? तो ये चीज़ भी है, ये खैर इस पे हमने मेरे ख्याल से रील वगैरह भी बनाई हुई है। वीडियो भी बनाई हुई है हमने। इन बोथ केसेस हमने, मैंने उस वक्त भी ये चीज हम्म, मेंशन की थी कि हम्म, दोनों केसेस के अंदर अगर तो आप अपने जो सपोज देखें, जब भी स्टूडेंट अकाउंट अपना अपना पासपोर्ट अपलोड हम्म, करता है ड्यूरिंग हम्म, साइनिंग अप फॉर कोरैकल, तो उसमें भी वो हम्म, अपना पासपोर्ट अपलोड करता है। ठीक है, हम्म, तो एक एक ट्रांसफर डिटेल जनरेट होती है स्टूडेंट के अपने उसके लिए। अब जब भी अगर उसने किसी स्पॉन्सर के थ्रू भेजना, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन वो फंड नहीं हो सकता। तो हम्म, उससे जो ट्रांसफर डिटेल उसके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जो तीसरा सीएनआईसी उसके
वेरिफिकेशन के बाद जो ट्रांसफर डिटेल्स जनरेट होंगी वो उस स्पॉन्सर के लिए होगी। लेकिन अगर आपसे समटाइम्स मिस्टेक हो भी जाती है, अब ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को स्मूथ करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है आपके पैसे इधर पहुंचे, कि अलग अलग जो है वो ई बैन जो है वो इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस तरह किया भी, पैसे फिर भी दोनों केसेस के अंदर अगर आपने सपोज अपने डैड के अकाउंट से भेजे या स्पॉन्सर के अकाउंट से भेजे, लेकिन ट्रांसफर डिटेल्स आपने अपनी वाली यूज की, पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर फिर थोड़ा सा डिले आता है, तो फिर जो नॉर्मल 3 to 5 वर्किंग डेज है उसके अंदर भी पहुंच सकते हैं और फिर उससे बढ़ भी सकता है। फिर आपके जेन में बिल्कुल। जो है ना एक बफर टाइम आपके जेन में वैसे ही होना चाहिए कि आपने एक मिस्टेक की है, क्योंकि आपकी प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ये चीजें की गई हैं। तो पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा कंसर्न इस चीज का होता है कि पैसे तो नहीं कहीं आगे पीछे हो जाएंगे, तो पैसे कहीं पे भी नहीं जाएंगे, पैसे उधर ही। ओके। सेकंड, ये महर बिलाल लियाकत भाई का ये एक और क्वेश्चन था कि उनका सरनेम नहीं है, सिंगल नेम है उनका, जैसे बिलाल। तो अब बहुत इनको, ये तो स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं एम्बेसी की वीज़ा एप्लीकेशन की, लेकिन आपको और भी ये आगे बहुत जगह, ये जर्मनी में तो ख़ास तौर पे फेस करनी पड़ेगी ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे सरनेम जो होता है वो मैंडेटरी फील्ड होती है मोस्टली। तो आपको सरनेम भी डालना होता है और अपना फर्स्ट नेम भी डालना होता है। तो क्योंकि अब आपका एक ही नाम है बिलाल, तो आपको ये काफ़ी जगह मसला फेस आएगा। तो आप बिलाल बिलाल दोनों जगह बिलाल बिलाल ही डाल दिया करें, क्योंकि मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने जो आपको एडमिशन लेटर दिया है, जैसा आप शायद बता रहे हैं इस तरह, एडमिशन लेटर पर भी मेरा नेम 2 बार लिखा हुआ है बिलाल बिलाल। तो ये इसी तरह होता है, आपको अब जहाँ पर भी आपने करना है ना कुछ भी, तो वहाँ पे बिलाल बिलाल ही होना है, जहाँ पे भी आपने फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो फर्स्ट नेम भी अब आपका बिलाल है और लास्ट नेम भी आपका बिलाल है। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, मैंने इसका बिल्कुल आंसर दिया अभी कि आपको वेट करना है। जैसे ही आपने साइन अप किया है कोरेकल प्राइम के लिए, तो आप प्राइम का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली सेंड हो चुका है आपकी यूनिवर्सिटी को। अब आपने वेट करना है। बीच में वीकेंड्स भी थे, अभी भी वीकेंड ही चल रहा है, ठीक है, और पब्लिक हम्म हॉलीडेज भी थी। इस मंथ के अंदर कोई 3 दफा लॉन्ग वीकेंड आ चुका है, तो अभी एक आना है। हम्म तो आपका जो एनरोलमेंट लेटर है, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस जो M10 नोटिफिकेशन है, वो आपकी यूनिवर्सिटी को पहुंच जाता है, लेकिन अभी आपको वेट हम्म करना पड़ेगा। Okay. Zara Ahmed. Why is the account not in my or Coracle's name? The beneficiary they mention is Lemonway SAS. Banks often raise concern or legitimacy. Please explain this. अच्छा, इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। मैंने इसको भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है पोस्ट के अंदर, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ चुकी हैं, हमने रील्स के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया है कि लेमन वे SAS कोरेकल का ऑफिशियल जो है वो फाइनेंस पार्टनर है, और वो आज से नहीं है, वो बहुत अरसे से है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि अब इस चीज को वेरीफाई अगर करना हो तो आप वेरीफाई कोरेकल की वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हैं। एक तो वेरिफिकेशन हुआ है, दूसरा आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ehtisham@coracle.de मैं आपको लेमन वे SAS सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो मेल कर दूंगा। सब स्टूडेंट्स उसी, क्योंकि यही एक लेटर है, और लेमन वे SAS के नाम पे अकाउंट नहीं है, अकाउंट आपके अपने नाम के ऊपर है। जब भी आप ट्रांसफर डिटेल्स का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ऊपर लेमन वे SAS लिखा होगा, तो नीचे जब रेफरेंस टैक्स की बारी आएगी तो उसमें स्टूडेंट का नाम ही लिखा होता है, क्योंकि ये अकाउंट उसी स्टूडेंट का है। लेकिन इसको मैं बारहा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि कोरेकल में के जो है जो अकाउंट में उधर सिर्फ पाकिस्तान से पैसे नहीं आते, दुनिया के अदर कंट्री से भी पैसे आते हैं। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने सिर्फ एक लेमन वे SAS के नाम से एक अकाउंट बना दिया है। उधर स्टूडेंट का अपना अकाउंट जो है वो बैक एंड पे स्टूडेंट के नाम पे ही है। ये जस्ट इसलिए है कि जब भी पैसे आए तो डायरेक्ट उस अकाउंट में आ जाए, और इनको आपको कंफर्मेशन भेजना ज्यादा आसान हो, क्योंकि पहले इस तरह हो रहा था, समटाइम्स नेम मैच कर जाते थे किसी भी उससे, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले आ जाता था, बैंक मोर वेरिफिकेशन मांग लेता था। तो लेमन में ऐसे ऑफिशियल पार्टनर है, नाम अब अकाउंट आज भी स्टूडेंट के अपने नेम के ऊपर है। ये जस्ट एक प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए कंफर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल पहुंचाइए। लेकिन अगर आपको लेमन वे SAS का डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे मेल कर दें, बैंक कोई कंसर्न रेज नहीं करेगा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स इसी को यूज कर रहे हैं। ओके सर, दर्शन कुमार भाई ने क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन किया है।
It means I am getting admission of 2 years with one additional semester. However, I want 3 semester masters. आई गेस ये डिग्री इन्हें 2.5 years की ऑफर हो रही है, जबकि ये चाह रहे हैं कि मुझे मास्टर्स जो मैंने करना है वो 1.5, लाइक 1.5 years का मास्टर्स। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, क्या हाल चाल है? अरे भाई मेरा लाइव सेशन ही दोबारा चल गया। अच्छा खैर, अच्छा इसमें ऐसा है देखें, अब मुझे नहीं पता आपने अप्लाई करते हुए किस तरह से अप्लाई किया है। अगर तो आप कह रहे हो कि आपकी एमबीए की डिग्री के भी ईसीटीएस बीच में शामिल होकर किसी तरह वो जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ रहा है वो ना पढ़ना पड़े, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, इसको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा आपके केस को, वरना कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि आपने बैचलर्स जो किया है उसमें कुछ ईसीटीएस आपके कम पड़ रहे हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, तो जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है वो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई ये कोर्सेज आपने नहीं पढ़े हुए अपनी बैचलर्स की डिग्री में, तो पहले आकर के आप एक सेमेस्टर में हमारे पास ये कोर्सेज पढ़ेंगे। कंडीशनल लेटर उसको बोलते हैं, ठीक है। वो कोर्सेज आप पढ़ेंगे, वो एक सेमेस्टर आपका एक्स्ट्रा लग जाता है, उसके बाद फिर आपकी डिग्री शुरू होती है। एक केस हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो कि आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो उन्होंने पूरी एक्सेप्ट कर ली हो, लेकिन उसमें कुछ कोर्सेज जो हैं वो उन्होंने आपने नहीं पढ़े हों जो कि वो आपको पढ़ाना चाह रहे हैं मास्टर्स में पहले। अब मुझे ये भी नहीं पता कि क्या आपने जब अप्लाई किया है तो आपने क्या मास्टर्स की बेस पे सेकंड मास्टर के लिए अप्लाई किया है या आपने बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने बैचलर्स की बेस पर मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपके दूसरा मास्टर्स है उसके जाहिर सी बात है कोर्सेज फिर इंक्लूडेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मास्टर्स की बेस पे फिर अप्लाई करते सेकंड मास्टर्स के लिए तो प्रॉब्ली फिर क्योंकि आपने एक कोर्स मास्टर्स में पढ़े हुए थे तो हो सकता था कि वो आपके इन कोर्सेज को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन आपका केस अब काफ़ी इन डेप्थ देखने वाला है। इस तरह सिर्फ अ, मतलब सिर्फ मैसेज पढ़ करके मैं कोई ज़्यादा इंसाइट दे नहीं पाऊँगा आपको। अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ बात करनी है अपने केस पर तो फिर आपको अलग से आना पड़ेगा, अलग से बात करनी पड़ेगी। और हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आज के लिए या मेरे ख्याल से हो गए क्वेश्चंस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ चली गई। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा लेट मी, जी बोलें। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हमारे वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, वरना आज का सेशन हम यहाँ पे अपना करते हैं कंप्लीट। अगला सेशन प्रॉब्ली हमारा वेंसडे को होगा, 3-4 दिन बाद ही है, 2-3 दिन बाद ही। तो उसमें दोबारा क्वेश्चंस वगैरह हम लेंगे। अम, तो नॉर्मली हम वेंसडे को ही करते हैं, लेकिन इस वेंसडे थोड़ी सी मसरूफियत थी तो फिर इसलिए हम संडे को कर रहे हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप अपने वेंसडे नेक्स्ट सेशन जो है वो उसमें आप पूछ सकते हैं। आज के लिए फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं वेंसडे को। अल्लाह हाफिज़।